नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर हैं इस वक्त कश्मीर एक्सप्रेस। आइए आगाज करते हैं अपने जम्मू कश्मीर की खबरों का हेडलाइंस के साथ। बच्चियों से रेप पर नया कानून आज से नाफिज। सदर जमहूरिया ने दी मंजूरी। मरकजी हुकूमत ने जारी किया नोटिफिकेशन। 12 साल तक की बच्चियों से रेप पर होगी फांसी। मुजाहिरीन तलबा पर सख्ती के बाद वजीर तालीम ने जारी की एक और हिदायत। आइंदा 90 दिनों तक बंद रहेंगे प्राइवेट कोचिंग सेंटर। सेंटर में पढ़ाने वाले असातिज़ा की मांगी फहरिस्त। मुसलसल दूसरे दिन पाकिस्तान की जानिब से की गई सीज़फायर की खिलाफ वर्जी। खड़ी करमारा सेक्टर में फ्रंटल पोस्ट और रिहायशी इलाकों को बनाया गया निशाना। हाई स्पीड ने ली मोटरसाइकिल सवार की जान। गाड़ी फिसलने के सबब 21 साल नौजवान की मौत। अस्पताल पहुंचते ही दम तोड़ा। तेजी से सुधर रही है जम्मू कश्मीर में जिला अस्पतालों की हालत। पुंछ जिला अस्पताल से कम ही होते हैं दूसरे अस्पतालों को केस रेफर। डिलीवरी और चाइल्ड केयर यूनिट के शोबे में अंजाम दे रही है बेहतरीन खिदमत। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। मासूम और नाबालिग बच्चियों से जिना करने वालों के खिलाफ नए कानून को सदर जमहूरिया हिंदुस्तान ने मंजूरी दे दी है और आज से ही यह कानून नाफिज हो गया है। इस कानून के मुताबिक बाहर या इससे कम उम्र की, अगर हम बात करते हैं 12 या इससे कम उम्र की बच्चियों के साथ रेप करने वाले मुजरिमों को अब सीधे फांसी की सजा होगी। वाज़ेह है कि एक रोज कबल ही मरकजी कैबिनेट ने पॉक्सो एक्ट में तरमीम को मंजूरी दी थी, जिसके तहत बालिग के साथ जिना करने वाले जो शख्स है उसकी सजा 7 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी गई है। इसके अलावा इस तरह के मामले की जांच रिपोर्ट अब 2 माह के अंदर पूरी करनी होगी। इसके अलावा रेप के तमाम मामलात की समाअत अब 6 माह के अंदर पूरी करनी होगी। वहीं मुतासरा की उम्र 16 साल से कम होने की सूरत में मुल्जिम की अबूरी जमानत नहीं होगी और जुर्म साबित होने पर खाती को 20 साल से उम्र कैद तक की सजा सुनाई जा सकती है। और कठुआ रेप मामले के बाद शरपसंद अनासिर की जानिब से मुसलसल इस मामले को फिरकावाराना रंग देने की कोशिश की जा रही है। इन अनासिर से होशियार रहने और इनकी साजिशों को नाकाम बनाने के लिए इलाके के होशमंद अफराद ने एक मीटिंग का एहतमाम किया। मीटिंग में हिंदू मुसलमान दोनों ही फिरकों के मुअज़्ज़िज़ हजरात ने शिरकत की और लोगों से बाहमी इत्तेहाद और भाईचारे को बनाए रखने की अपील की गई। मीटिंग में इलाके के पंच और सरपंच के अलावा मकामी बीजेपी एमएलए ने भी शिरकत की। लोगों का मानना है कि अफसोसनाक मामले की आड़ में हिंदू मुसलमानों के बाहमी रिश्तों को खत्म करने की साजिश की जा रही है। मीटिंग में शामिल लोगों ने कहा कि इस तरह की साजिश का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जिस तरह से लोगों को पोलराइज किया जा रहा है, हमारे हिंदू मुस्लिम भाईचारे को, इस हमारा जो एक सेकुलर ताना बाना है, इसको ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। चंद तत्व जो है वो इसको ख़राब करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने ये सोचा कि ये जो बात है ये ठीक नहीं है। तो इसमें हम ये चाहते हैं कि आसिफा को भी इंसाफ मिले और हमारा भाईचारा जो है ये हमेशा कायम और दायम रहे। हिंदू और मुसलमानों जो भाईचारा जो 47 या 47 से पहले रह रहा है उसको नुकसान होने की तरफ जा रहा। हम ये नहीं चाहते कि इसको नुकसान हो और जो भी कसूरवार होगा उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चा हो, चाहे नौजवान हो। लेकिन ये हमारा भाईचारा जो 70 साल से चल रहा है, जो बुजुर्गों से चलता आ रहा, इसको ख़राब करने की कोशिश कर रही है। कुछ सियासी रंग और कुछ गलत तत्व इसमें आगे हैं कि यही कश्मीर में हालात हैं जहाँ भी ऐसे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि ऐसे हालात ना बढ़े और ना बढ़ने देंगे। उधर कश्मीर सोसाइटी क्रिएटिव आर्ट प्रोडक्शन की जानिब से कठुआ में जुल्म का शिकार हुई मासूम को खराज अकीदत पेश की गई। प्रोग्राम में शामिल उभरते हुए फनकारों ने मौसीकी के जरिए मासूम को खराज अकीदत पेश की। फनकारों ने आपसी भाईचारे और मोहब्बत का पैगाम देते हुए कहा कि मौसीकी दिलों की दूरी को खत्म करने का एक अहम जरिया साबित हो सकता है। टैगोर हॉल में मुनक्किद इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। बच्चियों के साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने के इस तरीके की लोगों ने काफी तारीफ की।
main thing was we wanted to give the tribute to Asifa because this is the reality. The girls are not safe in the India, and with this crowd, the house was full packed. We proved that there's still humanity, there's still people who care for Asifa, and in the starting we did 2-minute silence for Asifa. That shows the humanity in Kashmir. आगे बढ़ते हैं। तलबा को मुहाजिरों और ख़ासतौर से अगर हम बात करते हैं तलबा को मुजाहरों और एहतजाज से दूर रहने की हिदायत के बाद वजीर तालीम अल्ताफ बुखारी ने वादी के तमाम ट्यूशन सेंटर को आइंदा 3 माह के लिए बंद करने का हुक्म दिया है। जिला जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स और हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल के साथ मीटिंग के दौरान वजीर तालीम ने यह हिदायत जारी की है। इस मौके पर वजीर तालीम ने स्कूल एजुकेशन के डायरेक्टर से उन असातिज़ा की फहरिस्त सौंपने को कहा है जो प्राइवेट कोचिंग सेंटर में पढ़ाते हैं। इस फैसले की वजह भी कठुआ मामले पर हो रहे खासतौर से मुजाहरों और एहतजाज को माना जा रहा है। हुकूमत चाहती है कि इस तरह के मुजाहरों से तलबा को दूर रखा जाए। तो आपको बता दें कि जिस तरह से कठुआ मामले के बाद मुजाहरे बढ़े हैं उसको लेकर के हुकूमत सख्त है। वजीर तालीम अल्ताफ बुखारी ने वादी के तमाम ट्यूशन सेंटर्स को भी आइंदा 3 माह के लिए बंद करने का हुक्म दिया है। जिला जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स और हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल के साथ मीटिंग के दौरान वजीर तालीम ने यह हिदायत जारी की है। इस मौके पर वजीर तालीम ने स्कूल एजुकेशन के डायरेक्टर से उन असातिज़ा को और उनकी फहरिस्त सौंपने के लिए कहा गया है जो कि प्राइवेट कोचिंग सेंटर में पढ़ाते हैं, और इस फैसले की वजह भी कठुआ मामले पर हो रहे मुजाहरों को माना जा रहा है। मुसलसल दूसरे दिन भी पाकिस्तान की जानिब से सरहदी इलाकों में सीजफायर की खिलाफ वर्जी की गई। खड़ी करमारा सेक्टर में हिंदुस्तानी फौज के फ्रंटल पोस्ट और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर भारी गोलाबारी की गई। फायरिंग का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो गया। इस इश्तियाल अंगेजी का हिंदुस्तानी फौज ने भी जबरदस्त तरीके से जवाब दिया। दोनों जानिब से दोपहर तक रुक रुक कर फायरिंग और गोलाबारी जारी रही। अभी तक किसी भी तरह के जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। गोलाबारी के सबब खेतों पर काम करने के लिए निकले लोग जल्द ही घरों को वापस लौट आए। वाज़ेह हो कि सनीचर को पुंछ के ही कस्बा और किरनी सेक्टर में करीब 3 घंटे तक गोलाबारी की गई थी। माना जा रहा है कि पाकिस्तान की इस नापाक कोशिश का मकसद मिलिटेंटों को सरहद पार भेजना है, लेकिन सरहदी फोर्सेस की मुस्तैदी के सबब पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है। हर टाइम पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग होती रहती है, सुबह शाम कभी ना कभी फायरिंग होती रहती है, लेकिन आज रात से और सुबह से बहुत फायरिंग हो रही है। घबराया हुआ पूरा गांव। हम लास्ट पे रहते हैं सर, हम कहीं निकल नहीं सकते, घर से निकल नहीं सकते। बहुत दहशत रहती है हमें, कभी कहाँ से फायरिंग आ जाए कोई पता नहीं। हम फैंस के पास रहते हैं सर, और लास्ट बॉर्डर के एंड पे रहते हैं सर। कभी फायरिंग हो सकती है। पूरा गांव दहशत के माहौल से रहता है, हर बंदा डर से रहता है। आज तो ये अच्छा है कि संडे है, बच्चे स्कूल नहीं आ रहे, लेकिन कोई पता नहीं कब स्टार्ट हो जाए फायरिंग। सुबह से हो रही है, अभी थोड़ी थोड़ी हो रही है, कभी मोटा होता है कभी छोटा होता है, हो रहा है लगातार। ये फायरिंग तो सर सुबह शाम होती है बॉर्डरों पे। खड़ी करमाड़ा हमारा ये सिरात गांव है, लास्ट गांव है ये। तो इसमें हम लोग हर टाइम दहशत में रहते हैं, किसी टाइम में फायर आ सकता है घरों में। और हमारे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनके लिए भी हम परेशान रहते हैं। खेती में जाते हैं तभी परेशान रहते हैं कि किस टाइम फायर आ जाएगा। तो इसलिए माल मवेशी पानी पे लेके जाते हैं नाले पे, तभी परेशान हैं हम कि किस टाइम फायर होगा, कोई नुकसान हो जाएगा, कुछ होगा। आज सुबह भी 6, 6:30 के और 7 के दरमियान में फायर हुआ है, आधा घंटा तकरीबन। अभी भी रुक रुक के हो रहा है। वहीं सीजफायर की खिलाफ वर्जी के दौरान बालाकोट सेक्टर में हिंदुस्तानी फौज ने एक 14 साल पाकिस्तानी बच्चे को गिरफ्तार किया। खबरों के मुताबिक सुबह के वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के पास ये लड़का मुश्तबा हालत में मिला। फौज के जवानों ने लड़के को मेंढर पुलिस के हवाले कर दिया। लड़के की शिनाख्त मोहम्मद आरिफ के तौर पर हुई है, जो नकियाल कुंडी का रहने वाला है। अभी यह वाजे नहीं हो सका कि लड़का किसी साजिश के तहत सरहद के इस पार भेजा गया या फिर गैर इरादतन तौर पर वो सरहद में दाखिल हो गया। और जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एक दहशतगर्द चेक पोस्ट पर तलाशी के दौरान भाग निकला। फरार दहशतगर्द की तलाश की जा रही है। फरार दहशतगर्द ने रास्ते में एक डॉक्टर की कार में लिफ्ट ली थी, लेकिन जैसे ही कार कुलगाम के मीर बाजार के चेक पोस्ट पर पहुंची, दहशतगर्द अपने हथियार छोड़कर कार से फरार हो गया। पुलिस ने कार से दहशतगर्द के हथियार बरामद कर लिए हैं, जिसमें से एक AK-47 राइफल और 9 mm की चाइनीज पिस्टल शामिल है। इसका इस्तेमाल पाकिस्तान की फौज भी करती है। पुलिस ने कार के मालिक डॉक्टर को हिरासत में ले लिया है, जिससे कि पूछताछ की जा रही है।
जनूबी कश्मीर के पुलवामा में पत्थरबाजों पर हुई कार्रवाई में 3 लोग जख्मी हो गए। सभी जख्मी फौज पर पत्थरबाजी करने वाली भीड़ का हिस्सा थे जो पुलवामा के करीमाबाद गांव में एहतजाज कर रहे थे। पत्थरबाजों पर फौज ने फायरिंग की जिसमें कि 3 एहतजाजी गोली लगने से जख्मी हो गए। एहतजाजियों ने गांव से गुजरते फौज की गाड़ियों पर पत्थरबाजी की जिसके जवाब में फौज के 55 RR के जवानों ने फायरिंग कर दी। इसमें 3 एहतजाजी जख्मी हो गए। जख्मियों को नजदीक के अस्पताल में दाखिल कराया गया है। तो आपको बता दें पत्थरबाजी हुई और पत्थरबाजी में कई लोग जख्मी हुए हैं। ये मामला जनूबी कश्मीर का है जहां पर पुलवामा में पत्थरबाजों पर हुई कार्रवाई में 3 लोग जख्मी हो गए। सभी जख्मी फौज पर पत्थरबाजी करने वाली भीड़ का हिस्सा थे। पुलवामा के करीमाबाद गांव में एहतजाज कर रहे पत्थरबाजों पर फौज ने फायरिंग की जिसमें कि 3 एहतजाजी गोली लगने से जख्मी हो गए। एहतजाजियों ने गांव से गुजरते फौज की गाड़ियों पर पत्थरबाजी की जिसके सबब फौज के 55 RR के जवानों ने भी फायरिंग कर दी। उधर पुंछ शहर के बाहरी इलाके में सड़क हादसे के दौरान एक मोटरसाइकिल सवार की मौत वाकई हो गई। यह हादसा बेतार नदी के पुल पर पेश आया। एनी शाहिदीन के मुताबिक दिगवार की जानिब से आ रही एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल हादसे का शिकार हो गई। पुल से गुजर रहे लोगों ने शदीद तौर पर जख्मी नौजवान को जिला अस्पताल पहुंचाया जहां जख्मों की ताब न लाकर उसकी मौत हो गई। हलाक नौजवान की शिनाख्त बशारत अली के तौर पर हुई है। पोस्टमार्टम के बाद तजहीन और तदफीन के लिए लाश को अहले खाना के सुपुर्द कर दिया गया है। ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट था, लगभग 9:30 के करीब हमारे पास आया है। बशारत हुसैन नाम है, सन ऑफ बरकत अली, 20 ईयर उम्र है इसकी, दगवार के रहने वाले हैं। हमारे पास 9:30 बजे के करीब ब्रॉड डेड ही था, तो इसको हेड इंजरी है। हेड इंजरी की वजह से इसकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी जब हमारे पास पहुंचा। फिलहाल अभी हम पोस्टमार्टम करवाए, रिपोर्ट आने का इंतजार। रियासत में तिब्बी सहूलियात के लिहाज से बाज अस्पताल आला मयार के हैं। बारामूला, कारगिल और उधमपुर अस्पताल को इस हवाले से अवार्ड भी मिल चुका है और इसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहा है पुंछ का जिला हॉस्पिटल। बिलखुसूस यहां के पेडियाट्रिक्स शोबे को जम्मू खित्ते का बेहतरीन डिपार्टमेंट कहा जा सकता है। इसमें नौमौलूद बच्चों के लिए कायम की गए चाइल्ड केयर यूनिट में सभी तरह की जदीद तकनीक और मशीनें मौजूद हैं। माहिरीन डॉक्टर्स और नर्सेस की टीम यहां पर 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात रहती है। राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल पुंछ में वाक़े इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को जम्मू खित्ते के बेहतरीन अस्पतालों में शुमार किया जा सकता है। शहर व आसपास के इलाकों के अलावा यहाँ पर दूर दराज के मरीज भी इलाज के लिए आते हैं। मरीजों का यहाँ हर वक्त तांता लगा रहता है। वैसे तो इस अस्पताल में हर तरह के मरीजों के इलाज मुआवजे का इंतजाम है, लेकिन यहाँ का पेडियाट्रिक्स शोबा खासकर नौमौलूद बच्चों के लिए कायम चाइल्ड केयर यूनिट तो लाजवाब है। यहाँ सभी तरह की जदीद मशीनें दस्तयाब हैं। लेबोरेटरी, एक्सरे, फोटोथेरेपी जैसी सारी सहूलियात एक ही छत के नीचे मौजूद है। दाखिले से लेकर बच्चे की वलादत तक जच्चा बच्चा का पूरा ख्याल रखा जाता है। अस्पताल में हर वक्त 15 से 20 हामिला औरतें एडमिट रहती हैं। हॉस्पिटल का जो निजाम है उसमें खवातीन अपनी और बच्चों की सेहतयाबी को लेकर बेहद मुतमईन रहती हैं। डॉक्टर्स के अलावा यहाँ का नर्सिंग स्टाफ भी काबिले तारीफ है। केयर यूनिट में उसकी देखभाल हो रही है, बहुत अच्छी देखभाल हो रही है। इधर अगर डॉक्टर साहब यूनिट ना रखते तो हमें बहुत परेशानी होती। हमें जम्मू मतलब जाना पड़ता। हमें जम्मू जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने बोला डॉक्टर साहब को उसका कुछ प्रॉब्लम है, आप अगर बताओ हमें जम्मू जाना पड़े या कुछ। डॉक्टर साहब ने बोला जम्मू जाने का कोई मतलब चक्कर नहीं है, इधर बहुत अच्छा जो उधर ट्रीटमेंट है वो इधर भी वैसी ट्रीटमेंट है। तो मेरे बच्चे पे इधर ही शिफ्ट किया हुआ है, बहुत अच्छी देखभाल हो रही है। चाइल्ड केयर यूनिट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ 24 घंटे माहिरीन डॉक्टर्स और नर्सेस की टीम तैनात रहती है। डॉक्टर्स और नर्सेस के क़याम का इंतजाम भी हॉस्पिटल कैंपस के अंदर ही है।
इमरजेंसी की सूरत में डॉक्टर्स एक शॉर्ट नोटिस पर ही मरीज के बेड के पास होते हैं। दवा, जांच वगैरह से लेकर मरीजों के लिए ट्रांसपोर्ट का निजाम भी बिल्कुल मुफ्त है। यहाँ नवमौलूद बच्चों में जॉन्डिस वगैरह का अंदेशा ज्यादा रहता है। डॉक्टर्स इस हवाले से बच्चों पर खास ध्यान देते हैं। बहुत कम ही ऐसा होता है कि बच्चों को जम्मू या दूसरे बड़े अस्पतालों के लिए रेफर किया जाता हो। हमारे पास यहाँ पर क्योंकि सारी फैसिलिटीज़ जो है वो अवेलेबल है, स्पेशलिस्ट है, नर्सिंग स्टाफ है, तो हमें उनको यहाँ से रेयरली कहीं हम कोई रेफ़र करें, अदरवाइज़ हम यहीं पे उनको ट्रीट कर लेते हैं। और हमारा जो यहाँ पे बच्चों को ट्रीट करने का जो तरीका है वो यहाँ पर बड़ा सेटिस्फैक्ट्री है और बहुत अच्छा है। जिला अस्पताल में जनरल सर्जन व फिजिशियन के अलावा चाइल्ड स्पेशलिस्ट और गायनोलॉजिस्ट भी तैनात हैं। चाइल्ड केयर यूनिट में जार, वार्मर, ऑक्सीजन जैसी सारी सहूलियात मौजूद हैं। डॉक्टर्स की पूरी कोशिश होती है कि जच्चा बच्चा को पूरी तरह सेहतयाब होने के बाद ही डिस्चार्ज किया जाए। यहाँ तैनात डॉक्टर्स का भी मानना है कि किसी दूसरे जिला अस्पताल में इतनी बेहतर सहूलियात की उम्मीद नहीं की जा सकती। यहाँ पर सेटअप बहुत अच्छा है। हमारे पास फैसिलिटीज़ मैक्सिमम फैसिलिटीज़ हैं। हमारा यहाँ पर इंडोरी एक्सरे यूनिट है, हमारे पास लेबॉर्ट्री फंक्शनल है, एसएनसीयू के अंदर ही फोटोथेरेपी देते हैं बेबीज़ को। तो हमारे वार्मर्स और ऑक्सीजनेटर हमारे पास हैं और इनको और बाकी जो हमारे पास सारी गवर्नमेंट की तरफ से मेडिसिन अवेलेबल हैं। कोई भी मेडिसिन बाहर से नहीं खरीदनी पड़ती है और हम अपनी तरफ से पूरी एफर्ट करते हैं कि बच्चे, क्योंकि ये जम्मू से बहुत ज़्यादा दूर है, यहाँ पर रेफ़र कम से कम ही किया जाए तो यहाँ पर मैक्सिमम बेबीज़ ठीक होके ही जाएं। और हमारा बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, मैक्सिमम बेबीज़ यहाँ पे ठीक होके ही जाते हैं। ये जम्मू प्रोविंस का एक वन ऑफ द बेस्ट यूनिट है। तो यहाँ पे हर तरह के जो बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न होते हैं, खासकर जो प्री टर्म डिलीवरीज होते हैं या लो बर्थ वेट वाले होते हैं और या जिनको नियोनेटल जॉन्डिस वगैरह हो जाए, उनकी बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे केयर होती है, क्योंकि यहाँ हमारे पास ऑलमोस्ट हर एक फैसिलिटीज़ है। जिन बच्चों को ट्रांसफ्यूजन या वेंटिलेटर की जरूरत होती है या फिर जिनका लो बर्थ वेट होता है और जिन्हें इंटरनल फीडिंग की जरूरत होती है, ऐसे ही बच्चों को दूसरे अस्पतालों में रेफर किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। काबीना में नुमाइंदगी हासिल करने के लिए सिख समाज की जानिब से हुकूमत पर दबाव बनाने का सिलसिला जारी है। वाज़ेह है कि 2 वजीरों के इस्तीफे के बाद कैबिनेट में रिशफल होना है और जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कश्मीर सिख समाज ने काबीना में समाज के किसी लीडर को वजीर बनाए जाने का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि काबीना में सभी फिरकों की नुमाइंदगी होनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए सिख समाज के लीडर सरदार मनजीत सिंह ने कहा कि सरकार में ऐसे लोग होने चाहिए जो कौम के मसाइल और मफादात की तर्जुमानी कर सके। और हमारा मेन मुद्दा यही है कि जो आने वाली रिशफल है या जो गवर्नमेंट एक्सपेंशन है उसमें सिख कम्युनिटी को एक वाजिब जगह दी जाए, क्योंकि हमारे इस वक्त एक सोलो रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो काउंसिल में श्री चरणजीत सिंह जी खालसा हैं और हम ये चाहते हैं, हमारी ये अपील है कि उनको कैबिनेट में लिया जाए ताकि जो सिख कम्युनिटी के जो मसलात हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी रिड्रेसल हो सके और हमारा जो हकूक हैं, हक हैं, वो गवर्नमेंट तक उन तक पहुंचाए जा सके। वो तभी पॉसिबल है जब हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव जो है वो सरकार में हो। और पनागुज़ीन रोहिंग्या मुहाजिरीन को जम्मू से बाहर करने के लिए पैंथर्स पार्टी का मुजाहरा और एहतजाज जारी है। जम्मू में पार्टी कारकुनों ने आज फिर सरकार से मुतालबा किया है कि रोहिंग्या को शहर बद्र किया जाए। रोहिंग्या मुहाजिरीन की मौजूदगी पर नाराजगी जाहिर करते हुए पार्टी कारकुनों ने सरकार का पुतला भी नजर आतिश किया। इस हवाले से सरकार से फौरी कार्रवाई का मुतालबा करते हुए पार्टी सदर ने कहा कि हुकूमत पार्टी को एहतजाज में शिद्दत लाने के लिए मजबूर कर रही है। देखिए, रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज को बाहर निकालने की मांग पैंथर्स पार्टी बहुत देर से कर रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार के कानों के ऊपर जूं भी नहीं रेंग रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अखबारों में तो बयान देते हैं और मीडिया के माध्यम से लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत यह है इन लोगों को यहां से डिपोर्ट करने के लिए कोई भी प्रयास इस सरकार द्वारा नहीं किया गया है। केंद्र ने भी इनको यहां के लिए एक बहुत बड़ा खतरा करार दिया है। यहां के लोगों में एक बहुत भारी अलार्म है और जिस तरीके से इनको न केवल पनाह दी गई बल्कि
एक के बाद एक सुविधाएं इन लोगों को यहां के ऊपर दी जा रही हैं, वो भी एक बहुत बड़ा साजिश का हिस्सा नजर आता है। गांदरबल से रुकने असेंबली और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर शेख अशफाक जब्बार ने पार्टी के कारकुनों से पार्टी को मजबूत करने के लिए मजीद मेहनत करने की अपील की है। जिला पार्टी कारकुनों की एक मीटिंग से खिताब करते हुए एनसी लीडर ने कहा कि आइंदा असेंबली इंतखाबात में पार्टी को कामयाब बनाने के लिए कारकुन अभी से एकजुट हो जाएं। उन्होंने कहा कि वादी में पार्टी को 44 सीटों पर कामयाब बनाने का हदफ अपने सामने रखना होगा। आज हमने यहाँ गांदरबल में हमारा ब्लॉक शेरपथरी में हमने वर्कर्स की मीटिंग रखी थी, जिसमें हमने तंजीमी अमूरात का जायज़ा लिया और साथ साथ जो उनके यहाँ कुछ राय थी वर्करों की वो भी हमने उनकी सुन ली। और हमारा यही कहना है कि आगे आने वाले वक्त में हमारा यही रहेगा कि अगर इस जुल्म ज़्यादती मसला कश्मीर को हल करना है या ये खून खराबा बंद करना है, ये करप्शन जो इस वक्त अरूज पे है, लोगों की रसाई नहीं हो रही है, इसलिए तो तब हमें एक तंजीम को तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों को आइंदा इलेक्शन में कतई अक्सरियत से जिताना होगा ताकि हमारी सरकार आए। इसी सिलसिले में हम भी गांदरबल से अपनी शुरुआत की, जो हमारा इंशाल्लाह मिशन 44+ रहेगा। इंशाल्लाह हम उस पर काम कर रहे हैं और हमारा आगे काम शुरू रहेगा। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगली सरकार हमारी अक्सरियत किसी वो क्या कहते हैं उसको, जो बैसाखियों के बगैर, जो एक सहारे के बगैर एक अपनी मजबूत सरकार होगी। राहुल गांधी फैंस एसोसिएशन ने वजीर आजम के गैर मुल्की दौरों पर तनकीद की है। श्रीनगर में फैंस एसोसिएशन के रियासती सदर मोहम्मद शफी शाह ने कहा कि वजीर आजम के इन दौरों से मुल्क को कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि वजीर आजम की यकीन दहानियों के बावजूद बैरूनी ममालिक में मुल्क की छवि खराब हो रही है। इस मौके पर राहुल गांधी के मद्दाहों ने दावा किया कि बड़ी तादाद में लोग फैंस क्लब में शामिल हो रहे हैं। और कृषि विज्ञान केंद्र गांदरबल की जानिब से आज 14वीं साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग की सदारत शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस टेक्नोलॉजी के शेख उल जामिया प्रोफेसर नजीर अहमद ने की। मीटिंग के दौरान केवीके की जानिब से चलाए जा रहे मुख्तलिफ प्रोग्राम की तफसीलात पर रोशनी डाली गई। इसके अलावा साल 2018-19 के दौरान शुरू किए जाने वाले मंसूबों की जानकारी दी गई। मीटिंग में यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबों के सदर, महकमा ज़राअत के अफसरान और बड़ी तादाद में किसान शामिल हुए। इस मौके पर मेहमान खुसूसी प्रोफेसर नजीर अहमद ने ज़राअत से मुतालिक केवीके की कारकर्दगी की तारीफ करते हुए कहा कि किसानों को जदीद तर्ज की खेती की तरगीब देनी चाहिए। आज हमारे यहाँ साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी मीटिंग थी, जो हमारे जो केवीके जो डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में है, जिसमें कि हमारे हर साल ये साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी मीटिंग होता है, जिसमें हमने जो कुछ प्रोग्रेसिव फार्मर्स जो डिपार्टमेंट के जितने भी चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर होते हैं, हार्टिकल्चर ऑफिसर्स होते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री, नबार्ड वगैरह का जो बैंक वगैरह के होते हैं, बाकी सबको लाइन डिपार्टमेंट, इवन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर्स को भी इन्विटेशन दिया होता है, या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स वगैरह। इसमें सारे ये ऑफिसर्स वगैरह भी आए हैं और हमारे यूनिवर्सिटी से जो डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन और केवीके के सारे साइंटिस्ट। यहाँ एक मीटिंग हो रही थी जिसमें साइंटिफिक अप्रोच जो है इस पर, साइंटिफिक प्लानिंग वगैरह इस पर बात हो रही है। एक मीटिंग हो रही थी वीसी साहब के सरबराही में, डिपार्टमेंट्स के भी माहिर आए हुए हैं, हेड्स आए हुए हैं और ज़मींदार और फार्मर्स में से कुछ टैलेंटेड लोग यहाँ आए हैं जो अपने तासुरात बता रहे हैं। हर एक मसले पर बात हुई कि हर किस्म की खेती जो भी है, जो भी मसाइल हैं, जो भी गाँवों में खेती हो रही है, प्रोडक्शन की, एनिमल्स वगैरह जो कुछ है, बागवानी है, उस सारी पर बात हुई कि कहाँ क्या डिफ़िकल्टी है, कहाँ क्या अच्छा है, कहाँ क्या बुरा है, कहाँ खामी है, कहाँ कुछ नहीं। उधर जम्मू में भी मरबूत ज़राअती तरीक़ेकार इस्तेमाल करने के लिए किसानों को जदीद तर्ज की खेती से मुतारिफ कराया गया। वाज़ेह है कि महकमा ज़राअत ने 2022 तक किसानों की आमदनी को डबल करने का हदफ मुतय्यन किया है और इसी के तहत इंटीग्रेटेड फार्मिंग की मुहिम शुरू की गई है। इस सिलसिले में किसानों को एक ही ज़मीन पर बैक वक्त कई फसलों की खेती की तरगीब दी जाती है। हालांकि बाज़ माहिरीन का मानना है कि इसके सबब ज़मीन की क़ुव्वत पैदावार मुतासर हो सकती है, लेकिन माली एतबार से किसानों के लिए ये फ़ायदेमंद है। किसानों का कहना है कि अगर सही तरीके से इस मंसूबे पर अमल किया जाए तो उनकी
आमदनी में खातिर ख्वाह इजाफा होने का इम्कान है। अगर प्रधानमंत्री ने हमें मतलब किया है ऐसा, तो हम भी शायद फसल निकाल पाएंगे। तो अगर आगे योजना बढ़ा रहे हैं तो हमें भी इस योजना का लाभ मिले तो हम भी अच्छी 2-3 पैदावार निकाल सकते हैं। तो इससे हमारी बढ़ोतरी होगी तो हम भी ज़्यादा पैसा निकाल पाएंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, लौट रहे हैं, आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं जी सलाम और हम पेश कर रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। सयाहती मकाम गुलमर्ग और तनमर्ग में इस वक्त बंदरों ने दहशत फैला रखी है। जंगली इलाकों से आबादी में घुस आए बंदरों की वजह से मकामी लोगों के अलावा सयाहों को भी खासी परेशानी हो रही है। बाजार और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पास इन बंदरों ने डेरा जमा लिया है। जिन लोगों के हाथ में खाने पीने की कोई चीज होती है वो उन्हें अपना निशाना बना लेते हैं। बच्चों और खवातीन में इनकी वजह से काफी खौफ और हरास पाया जाता है। बल्दिया और महकमाए जंगलात की जानिब से भी इन बंदरों को पकड़ने की कोई खास कवायद नहीं की जा रही, जिसकी वजह से लोगों में खासी नाराजगी पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे हमारा बड़ा मसला ये है कि यहाँ बंदर ज़्यादा आते हैं और बंदर इतने आते हैं कि राह चलते लोगों को ज़बरदस्त मुश्किलात होती हैं। नंबर 1, नंबर 2, यहाँ पे हॉस्पिटल हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नज़दीक में ही पड़ता है। उसमें जो भी अक्सर औरतें आते हैं, बच्चे लेके आते हैं, उन्हें बहुत परेशानी होती है। बाज़ार से भी जब भी हम कोई भी चीज़ खरीद के लाते हैं, लिफाफे होते हैं, ठेले होते हैं या कोई सब्ज़ी वगैरह खाने पीने का जो भी सामान होता है उसमें ये होता है, उसमें बंदर आते हैं, झपट पड़ते हैं। ये बड़ी परेशानी होती है। और पेंडिंग पड़े केसेस को निपटाना अदालतों के लिए एक बड़ा चैलेंज है। इन हालात से निपटने के लिए लोक अदालतों का इनेकाद किया जाता है। पट्टन के सब जज कोर्ट में मुनक्किद लोक अदालत के दौरान डिस्ट्रिक्ट सब जज सुशील सिंह ने तकरीबन 50 मामलों की समाअत की और मौके पर ही इसका तस्फिया कर दिया। इस मौके पर पट्टन के तहसीलदार सैयद फहीद भी मौजूद थे और उन्होंने भी मामले की समाअत में ताउन किया। वाज़ेह है कि हाईकोर्ट की हिदायत पर लोक अदालतें लगाई जा रही हैं, जिसकी वजह से ऊपरी अदालतों का बोझ कम करने में काफी मदद मिलती है। नेशनल लोक अदालत के यहाँ पे हमने एक बेंच बनाया था, वहाँ पे हमारे बहुत से केसेस लिए। ये नेशनल लोक अदालत जो ऑल ओवर इंडिया चल रही है, आज संडे के दिन भी हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट के आर्डर से यहाँ पे स्टार्ट की थी। आज हम और तहसीलदार साहब ने वहाँ एक बेंच बनाया है, जिसमें ये इसलिए लगाई है ये कि जहाँ पे जो लोगों का टाइम है, जो नॉर्मल रूटीन में कोर्ट्स में ज़्यादा टाइम लगता है, उसको कम करने के लिए और ऑन द स्पॉट जो फैसला, जो कंपाउंडेबल केसेस हैं उसमें हम टेकअप करते हैं, जिसमें से घरेलू जो जैसे हम 488 के मेंटेनेंस के केसेस हैं, आज भी हमने कुछ केसेस यहाँ पे सेटल किए हैं। और कठुआ रेप मामले में खातियों को सजा दिलाने के लिए मुजाहरों का दौर जारी है। बांदीपुरा में गुज्जर समाज के सैकड़ों अफराद ने चिट्ठीबंदी में धरना दिया। मरकजी हुकूमत के हालिया फैसले का खैर मकदम करते हुए मुजाहरीन ने कहा कि इस तरह के मामलात को फिरकावाराना और सियासी रंग नहीं दिया जाना चाहिए। उनका मानना है कि बाज़ सियासी जमातें गलत बयानी के जरिए सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। मुजाहरीन ने कहा कि जब तक खातियों को सजा नहीं मिलती है तब तक एहतजाज और मुजाहरों का सिलसिला जारी रहेगा। हम सरकार से पुरजोर अपील करते हैं, अगर ये इन एक्यूज़र को फांसी की सज़ा नहीं देगी, जो हमारी एक डिमांड है, हम चाहते हैं कि इनको फांसी दी जाए। अगर इनको फांसी नहीं देगी तो हम ये सरकार को बताना चाहते हैं कि हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, हम चक्का जाम करेंगे, हम पूरे डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में दुकानें तब तक नहीं खुलने देंगे, तब तक मार्केट को बंद रखेंगे, तब तक ट्रांसपोर्ट को बंद कर रखेंगे, जब तक ना इस लड़की के साथ इंसाफ होगा, जब तक ना वो उन एक्यूज़ को, जिसमें एक SPO भी है, जिसमें पुलिस के 2 SPOs हैं, उनको जब तक ना फांसी दी जाएगी। बनिहाल के चाचीहाल इलाके का गवर्नमेंट मिडिल स्कूल अपने कयाम के 40 साल बाद भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। 1978 के कयाम इस स्कूल में शुरुआती दौर में प्राइमरी दर्जों की तालीम दी जाती थी। हाल ही में इसे अपग्रेड करके मिडिल स्कूल कर दिया गया है, लेकिन सहूलियात फराम नहीं की गई। स्कूल में इस वक्त तकरीबन 150 बच्चे जेर तालीम हैं, लेकिन उनके इस्तेमाल के लिए ना तो यहाँ साफ टॉयलेट का इंतजाम है और ना ही खेल का मैदान है। स्कूल की इमारत भी बोसीदा हो चुकी है। छतें इतनी खराब हैं कि बारिश के दिनों में क्लास जारी रखना मुश्किल होता है। लेकिन वो खस्ता हो चुके हैं, तो इतने हमारे पास फंड्स नहीं होते हैं जिससे हम दोबारा इनको रिपेयर कर सकते हैं। बाकी ये छत वगैरह बिल्डिंग होगा, ये भी फटा है, तो
इसकी भी अगर मरम्मत हो जाती तो अच्छा होता। तो हम खुद से तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो बाकी यहाँ प्रॉब्लम है, रोल ज़्यादा है तो बच्चों को बाथरूम की प्रॉब्लम हो जाती है। मैं पढ़ता हूँ, इधर बाथरूम की बहुत ज़्यादा कमी है और इधर बाथरूम बनाए हैं लेकिन उसमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि उधर उसकी हालत बहुत ख़राब है। और अगर नाले में जाए उधर बहुत, अगर बारिश पड़ती है तो उधर नहीं जा सकते फिर हम। तो इसलिए रिक्वेस्ट है जो भी बाथरूम बनाए जाए वो अच्छे होने चाहिए। रियासत में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बदनवानी का शिकार होती जा रही है। खासतौर से किश्तवाड़ डिवीजन के लोगों का इस मंसूबे से एतमाद उठ चुका है। जिले के कशवान सरवरा लोगों का इल्जाम है कि सरवरा रोड की तामीर को लेकर करोड़ों रुपए का वारा न्यारा किया जा चुका है। उनका कहना है कि आमद और रफ्त के लिए आज तक यहां कायदे की सड़क नहीं बनाई जा रही है। गुज़िश्ता कई सालों में मकामी लोग सड़क तामीर का मुतालबा कर रहे हैं लेकिन उनका कहना है कि ना तो साबिका हुकूमत ने और ना ही मौजूदा सरकार इस सिलसिले में उनकी मदद कर रही है। कंस्ट्रक्शन चल रही थी, करोड़ों का खर्च इसमें हो गया। सिर्फ पहुंचाने का काम रोड का नहीं बोलेंगे हम, वहाँ तक तो रोड पहुंचा, वो तो ऐसे भी हम पहुंचा, खेत तो ऐसे भी हैं, खेतों की तरह से उसमें चल रहा है। अभी तक देख ही रहे हैं, आपने खुद ही हाल देखा है, जगह जगह पे डैमेज है, टोटली तरीके से जो गाड़ियाँ हैं वो पीछे फंसी हुई हैं। तो उस तक इस तरह से जल्दी से जल्द तवज्जो दी जाए। मेंटेनेंस की बात करेंगे तो जल्द से जल्द वहाँ पे कुछ अरेंजमेंट कराया जाए। श्रीनगर कल्चरल एकेडमी में पहाड़ी अदब के मशहूर अदीब परवेज मानूस की नॉवेल तत्ती छान का रस्म इजरा किया गया। इस मौके पर रियासती वजीर कानून अब्दुल हक खान भी मौजूद थे। रस्म इजरा के बाद पहाड़ी अदब को फरोग देने में गराकद्र खिदमात अंजाम देने वाले अदीबों को एजाज से भी नवाजा गया। बहुत खुशी की बात है कि मेरे सारी पहाड़ी कम्युनिटी ने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे ये अवार्ड दिया। मैंने जितना भी काम किया म्यूज़िक पे, उस काम को उन्होंने सराहा है, वो उनकी नज़र में आया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और इतने सालों से जो इस पहाड़ी म्यूज़िक की जो बुनियाद रखी थी लेट आलम कुरैशी साहब ने, तो ये 30-40 सालों से आज तक उसमें कितना चेंज आया है, क्या तरक्की हुई है। तो उस बेस पे अगर इनकी नज़र में मेरा काम आया तो ये मेरे लिए बहुत नसीब की बात है, खुशी की बात है। और मैं इसे फ़ख्र नहीं बल्कि एक हौसला अफजाई समझूंगा कि अगर इंसान अपनी मेहनत के दौरान कुछ रुकावटों की वजह से अगर कोई हिम्मत हार जाता है तो ये एक टॉनिक है, ये एक रिफ़्रेश करने वाली बात है कि हमें और आगे जाना है। श्रीनगर से 42 किलोमीटर दूर वेगम गांव के रहने वाले हैं आमिर हुसैन लोन। जी हां, जब उनके साथ हादसा हुआ तो अब्बू बशीर अहमद लोन ने उनके इलाज में सारी जमा पूंजी लुटा दी। बेटे के लिए जमाने से मिली बेकार की सलाहों को उन्होंने कभी नहीं माना। उनके भरोसे की आज जीत हुई है। अनंतनाग के वेगम गांव से निकलकर आमिर हुसैन लोन इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हैं, लेकिन बिना बाजुओं वाले आमिर रोजमर्रा के काम कैसे करते हैं, उनकी जिंदगी में कितनी जद्दोजहद है, ये रिपोर्ट देखिए। किसी आम इंसान जैसी ही जिंदगी जीते हैं आमिर हुसैन। अपने सारे काम खुद निपटाते हैं। उन्हें ना किसी से कोई मदद की दरकार है और ना ही किसी की हमदर्दी की जरूरत। शेविंग करना हो या फिर कपड़े पहनना, पढ़ना लिखना हो या फिर मोबाइल के नंबर डायल करना, ये सब आमिर बड़ी आसानी से करते हैं। क्रिकेट मैदान के किस्से आमिर हर महफिल में सुनाते हैं। जम्मू कश्मीर की स्टेट टीम के लिए खेला अपना पहला मैच उनके लिए यादगार लम्हा है। आमिर हुसैन उस मैच में नॉट आउट रहे थे। उस यादगार इनिंग के बाद उन्हें लोगों ने कंधे पर उठाकर जश्न मनाया था। तो सिर्फ हमने 8-10 गेंदें मैंने पकड़ी, मैं नॉट आउट रहा अपनी टीम के लिए। वो टीम जब मैं नॉट आउट रहा तो अपोजिट टीम सभी आ गई तो मुझे कंधे पर बिठाया सभी ने और जय माता जी की नारे लगाए। अल्लाह की कसम इतनी खुशी उनको मिल गई। कुछ लोग ऐसे हमारे जो थे बाकी स्टूडेंट्स के, वो रोने लगे। क्रिकेट ने आमिर को वो सब कुछ लौटा दिया है जिसका उन्होंने ख्वाब देखा था। आज इस खेल को वो अपनी जान मानते हैं।
आमिर की हसरत है कि जम्मू कश्मीर का यूथ इस खेल से जुड़े अपना मुस्तकबिल खुद तय करे, न कि कुछ इंतहा पसंदों की कठपुतली बने। जब मैं जॉब के लिए गया, मुझे जॉब मिल जाएगी, लेकिन नहीं मिला मुझे। वहाँ भी मुझको बाहर निकाला गया कि यही मुझको कहा कि आपके पास हाथ ही नहीं है, एक मौका दीजिए आप मुझे। मैं आपसे जो इतना स्टाफ है यहाँ, मैं इनसे बेटर आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे करता हूँ, मैं कैसे कंप्यूटर चलाऊंगा, आप सब देखिए। उन्होंने कहा नहीं, आपको दूसरा काम, आप दूसरी जॉब में आप जाइए, तो इसमें आपकी नहीं है। तो हर जगह जो डिसेबल्ड पर्सन होता है उसको ठुकरे खाने पड़ते हैं। साथी न कारवां है, ये तेरा इम्तिहान है। हार न मानने का यही जज्बा आमिर की ताकत है। उन्होंने अपने मजबूत इरादों से नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। दिल के सहारे करती है मंजिल। गर्दिश से निकलकर उन्होंने जो कामयाबी हासिल की है, उसने ये साबित कर दिया है कि हार कर रुक जाना जिंदगी नहीं है। रुक जाना नहीं, तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। एक छोटा सा वक्फा, लौट रहे हैं, आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आज इतवार है नाज़रीन, और अब हफ्तेवार शुमारी की बात करते हैं हम। वो खबरें जो हफ्ते भर सुर्खियों में रहती हैं, उन्हें हम इतवार के दिन आपके लिए फिर लेकर आते हैं। और इस बार हफ्तेवार शुमारे का आगाज करते हैं बड़ी खबर से जो सुर्खियों में रही। कठुआ रेप मामले को लेकर पूरे हफ्ते वादी में एहतजाज और मुजाहरों का दौर जारी रहा। मुल्की और बैन अक़वामी सतह पर इस मामले की गूंज सुनाई दी। अवाम और मीडिया के बढ़ते दबाव के बाद मरकजी हुकूमत ने बड़ा फैसला किया। कैबिनेट ने पॉक्सो एक्ट में तरमीम करते हुए नाबालिग बच्चियों से रेप करने वाले जानियों को सजाए मौत के कानून को मंजूरी दी। बच्चियों के साथ रेप के मामलों में अब बेहद सख्त सजा दी जा सकेगी। मरकजी हुकूमत ने आज अहम फैसले में मरकजी काबीना ने पॉक्सो एक्ट में बदलाव को मंजूरी दे दी है। दिल्ली में मरकजी कैबिनेट की मीटिंग में ये फैसला लिया गया है। आज हुए फैसले के बाद 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ रेप पर फांसी की तजवीज होगी। पॉक्सो एक्ट का नाम बदलकर क्रिमिनल लॉ तरमीमी ऑर्डिनेंस 2018 होगा। आज फैसला हुआ कि रेप के मामले की जांच 2 महीने में पूरी हो, 2 महीने में ट्रायल खत्म हो, 6 महीने के अंदर केस का निपटारा करना होगा। फैसले के बाद से ख्वातीन में खुशी का माहौल है। मोदी सरकार के इस फैसले से मुआशरे में खुशी की लहर है। I am in favor. I mean, anyone who I had in fact argued this in Supreme Court in the Nirbhaya case, and it was all these ladies of the left wing who run NGOs who opposed me in that. I said that if a person can rape, then he cannot be a juvenile. So you have to treat him as an adult, and the punishment must be severe. It must be, especially if you're, raping a girl who's 8 years, 9 years, is terrible. It's beastly. You're not a human being. They should get death sentence. मैंने सुना पॉस्को में भी चेंजेस लाए हैं। देर आई दुरुस्त आई। अब और क्या करें, और कितने लड़कियों का बलिदान हो जाए, जब ये सरकार नींद से उठकर कम से कम आज तो फैसला ले चुके हैं। और बस ये कैबिनेट डिसीजन नहीं, इसको लागू कैसे करेंगे ये भी हमें जानना चाहिए। मगर बलात्कार जो भी करे वो जिंदा भी नहीं रहेंगे आज के दिन। उनको ये फांसी का सजा दिया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है कि सरकार कम से कम आज नींद से उठकर कुछ कदम बढ़ाए। नाबालिगों के साथ रेप के मामले में सख्त सजा की मांग की जा रही थी। कठुआ और सूरत मामले के सामने आने के बाद ये मांग और मजबूत हो गई, जिसके बाद अब सरकार ने बच्चियों की हिफाजत को लेकर अहम कदम उठाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गुज़िश्ता हफ्ते कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जब कठुआ रेप और कत्ल मामले में 8 साल की मासूम को इंसाफ दिलाने के लिए कोई रैली न निकाली गई हो। वादी कश्मीर से लेकर वादी चिनाब तक हर जगह इंसाफ की आवाज सुनाई दी।
भद्रवाह और किश्तवाड़ में कठुआ रेप और कत्ल मामले में जल्द से जल्द ट्रायल होने और 8 साल की मासूम को इंसाफ दिलाने के लिए मुस्लिम कम्युनिटी ने बंद रखा। किश्तवाड़ की मजलिस शौरा और भद्रवाह की अंजुमन इस्लामिया की जानिब से बंद बुलाया गया था। भद्रवाह और किश्तवाड़ की तमाम दुकानें और कारोबारी इदारे बंद रहे, लेकिन स्कूल, सरकारी दफ्तर और बैंक में मामूल के हिसाब से काम हुआ। इसके अलावा पब्लिक एंड प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की आमदोरफ्त पर भी कोई असर नहीं पड़ा। भद्रवाह के अंजुमन इस्लामिया के सदर परवेज अहमद ने बताया कि हमने पुरअमन तरीके से बंद बुलाया है। हमारा मकसद कठुआ रेप और कत्ल मामले में आसिफा को इंसाफ दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का मुतालबा है, जिससे बगैर किसी देरी के कसूरवारों को जल्द से जल्द और सख्त से सख्त सजा मिल सके, जिससे मुआशरे में एक मिसाल कायम हो सके। परवेज शेख ने ये भी कहा कि जम्मू और कठुआ का फिरका वाराना रंग देखकर बहुत दुख होता है और साथ ही इसे जम्मू कश्मीर का डार्केस्ट पीरियड भी बताया। भद्रवाह और किश्तवाड़ में किसी भी हादसे से निपटने के लिए पुलिस और सीआरपीएफ की पुख्ता तैनाती की गई है। वहीं दूसरी जानिब पुलिस ने लोगों से सोशल मीडिया के जरिए अमन बरकरार रखने की अपील की है। भद्रवाह के एसपी राजेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया की एक पोस्ट के जरिए कहा कि पूरी कार्रवाई और जांच के बाद हमने कोर्ट में चालान फाइल कर दिया है। इंसाफ जरूर मिलेगा, लेकिन इसके लिए बंद बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बंद बुलाने से आम जनता के अलावा किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सियासी बयानबाजियों के सबब यह मामला फिरकावाराना रंग भी अख्तियार करने लगा। बीजेपी के 2 वुज़रा के इस्तीफे के बाद सियासी पारा गर्म हो गया और इसी दौरान पार्टी कोटे के दूसरे वुज़रा ने भी सरकार से इस्तीफा दे दिया। हालांकि बाद में वाज़ेह किया गया कि इस सब कैबिनेट में फेरबदल के पेश नजर हुआ है। जम्मू कश्मीर सरकार में बीजेपी कोटे के सभी वुज़रा ने इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि काबीना में फेरबदल होने की वजह से ये इस्तीफे दिए गए हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम निर्मल सिंह का भी इस्तीफा शामिल है। सभी वुज़रा ने कल इस्तीफा दिया है। जराये के मुताबिक 20 अप्रैल को कैबिनेट में फेरबदल होगा। जम्मू कश्मीर में बीजेपी कोटे से अभी कुल 9 वजीर हैं। 2 वजीर कुछ दिन पहले कठुआ केस में इस्तीफा दे चुके हैं। सीएम को मिलाकर जम्मू कश्मीर में कुल 25 वुज़रा हो सकते हैं, जिसमें 14 वजीर पीडीपी कोटे से हैं। फिलहाल वुज़रा के इस्तीफे सीएम महबूबा मुफ्ती को नहीं भेजे गए हैं। अभी इस्तीफे बीजेपी के रियासती सदर सतपाल शर्मा को सौंपे गए हैं। केंद्र के साथ विचार विमर्श करने के बाद जो भी एक कम्प्रिहेंसिव सेटअप बैठता है, उसके हिसाब से रिशफलमेंट जो है होगी। अब ये इस्तीफे ऐसे वक्त में दिए गए हैं जब ना तो जम्मू कश्मीर और ना ही बीजेपी में सब कुछ ठीक चल रहा है। महकमा तालीम की अदम तवज्जुही की एक मिसाल गुज़िश्ता हफ्ते भी सामने आई। जी सलाम की टीम को बांदीपुरा में एक ऐसा स्कूल मिला जिसमें सिर्फ 2 कमरे हैं। दीगर बुनियादी सहूलियात का तो पूछना ही क्या। एक दफा ये रिपोर्ट फिर देखिए। जब बात तालीम हासिल करने की हो और स्कूल में बुनियादी सहूलियात तक मौजूद न हो, इसे आप चाहे हुकूमत की नाकामयाबी कहिए या फिर बच्चों की बदकिस्मती, हम तो इसे तालीम हासिल करने के तई बच्चों का जज्बा कहेंगे। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसे स्कूल की कहानी बताएंगे जिसमें बुनियादी सहूलियात न होने के बावजूद भी बच्चों को तालीम हासिल करने और बड़े होकर कुछ करने का शौक उन्हें यहाँ खींच लाता है। एक ऐसा स्कूल जो कहने को तो स्कूल है, लेकिन क्लासरूम के नाम पर सिर्फ 2 ही कमरे मौजूद हैं। बुनियादी सहूलियात के नाम पर ना तो पीने का साफ पानी है और ना ही बैतुल खला मौजूद है। यह सरकारी स्कूल सैयद मोहल्ला हाजन में 2008 में बना था, लेकिन आज तक बुनियादी सहूलियात के नाम पर ना तो बैतुल खला है और ना ही पीने का साफ पानी। ये सिर्फ तलबा का तालीम हासिल करने का जुनून ही नहीं, बल्कि टीचर्स के पढ़ाने के जज्बे का भी सबूत है, जिनका कहना है कि हालात चाहे जैसे भी हों, हमें तो बच्चों को हर हाल में पढ़ाना है। सबसे पहले ये यहाँ की प्रॉब्लम जो है वो टॉयलेट की प्रॉब्लम है। यहाँ पर टॉयलेट नहीं है यहाँ पर, और जो बच्चे हैं जो इनको टॉयलेट करना पड़ता है तो खुले में जाना पड़ता है, दूसरों की ज़मीन में जाना पड़ता है। आपने देखा होगा यहाँ कि कहाँ से बच्चे जाते हैं टॉयलेट करने के लिए। इससे क्या होता है कि गंदगी फैल जाती है, बीमारियों का खर्चा रहता है। तो यहाँ पर टॉयलेट की सबसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि पीने का पानी भी यहाँ पर दस्तयाब नहीं है, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने कोई फैसिलिटी अभी नहीं रखी है यहाँ पर। तो 2 कमरों में तकरीबन 6 क्लास हैं, 2 कमरों में पढ़ाते हैं हम। तो उससे क्या प्रॉब्लम होती है कि एक क्लास को पढ़ाते हैं तो दूसरों को वेट करना पड़ता है, उसके बाद हम दूसरी क्लास को पढ़ाते तो उन 2 को वेट करना पड़ता है। तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर।
अफसोस की बात यह है कि 2008 में स्कूल की तामीर हुई थी और आज 10 साल बाद भी स्कूल में एक बैतुल खला तक नहीं बन पाया। और जब स्कूल में टॉयलेट ही मौजूद न हो तो स्कूल की लड़कियां तक खुले में टॉयलेट करने पर मजबूर है। जहां एक जानिब वजीर आजम नरेंद्र मोदी पूरे हिंदुस्तान में बैतुल खला बनाने का दावा करते हैं, वहां एक चौथी जमात की लड़की का कहना है कि टॉयलेट बगैर जाए स्कूल में पूरा दिन गुजारना नामुमकिन सा हो जाता है। एक और 5वीं जमात की लड़की का कहना है कि हम तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। स्कूल में ना तो प्लेग्राउंड है और ना ही पीने के लिए साफ पानी। यहाँ पर टॉयलेट नहीं है, यहाँ पर टॉयलेट लगता है तो यहाँ पर हम जाते हैं तो यहाँ पर गंदगी फैलती है, इससे इंसान बीमार पड़ता है। और यहाँ पर बाथरूम नहीं है, यहाँ पर हमें घर जाना पड़ता है, फिर वहाँ पर टॉयलेट करना पड़ता है। यहाँ पर एक क्लास में 3 क्लास है और ऐसे 3 क्लास और तीसरी चौथी 5वीं ऐसे ही है। स्कूल के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक स्कूल में 45 तलबा हैं, लेकिन कमरे सिर्फ 3 हैं, जिसमें से 2 क्लासरूम हैं और टीचर्स को सारे काम इन्हीं 3 कमरों में करने पड़ते हैं। वहीं जब इस बारे में एजुकेशन डिपार्टमेंट के डिप्यूटी चीफ एजुकेशन ऑफिसर को बताया गया तो उन्होंने कहा ये बहुत सीरियस मैटर है और हम जल्द से जल्द इन सारी परेशानियों का हल निकालेंगे। कि आपकी ज़ुबानी में ये बात सुन रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं कल ही ये पता कर लूँगा कि कहाँ पर ये परेशानी है, क्योंकि हमें आज टॉयलेट्स को हर जगह पर होना बहुत ज़रूरी है, खासकर बच्चों और बच्चों के अलग अलग होने चाहिए। मैं देखूँ जहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम है हम देखेंगे कि हमसे क्या हो सकता है और ज़रूर हम इंशाल्लाह ये टॉयलेट बनवा के ही रहेंगे। परेशानी चाहे जो भी हो, देखना ये होगा कि अब इनकी परेशानी का हल कब निकलेगा। फरीना खान, जी मीडिया। और आइए अब आपको दिखाते हैं एनएसडीसी के तरबियती प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर के नौजवानों को खुद मुख्तार बनाने की उड़ान की मुहिम पर एक रिपोर्ट। कश्मीर के तलबा बड़ी तादाद में इससे रोजगार हासिल करने में कामयाब हो रहे हैं। गुरुग्राम में वैवो हेल्थ केयर में अभी तक जम्मू कश्मीर के कई पढ़े लिखे नौजवानों को हेल्थ केयर सेक्टर के लिए तरबियत याफ्ता बनाया जा रहा है। ट्रेनिंग हासिल करने के बाद तलबा मुल्क भर में हेल्थ केयर के फील्ड में रोजगार कमा रहे हैं। उड़ान से जुड़ने के बाद जम्मू कश्मीर के तलबा काफी मुतमईन नजर आ रहे हैं। उसके बाद मैंने उड़ान के बारे में सुना और वीवो हेल्थ केयर के बारे में सुना, तो फिर 24 अगस्त 2015 में मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। मैं डायलिसिस टेक्नीशियन में एनरोल्ड हुआ और जैसे ही मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया उसके बाद मैंने जेपी हॉस्पिटल में ज्वाइन किया एज ए डायलिसिस टेक्नीशियन। उड़ान स्कीम के तहत मिलने वाली 6 माह की ट्रेनिंग से न सिर्फ जम्मू कश्मीर के तलबा को बेहतर रोजगार मिल रहा है, अलबत्ता वो अपने मुस्तकबिल को भी रोशन कर रहे हैं। वैवो हेल्थ केयर अहदेदारान का कहना है कि कश्मीरी तलबा को हेल्थ केयर के मैदान में तरबियत याफ्ता बनाकर इन्हें रोजगार कमाने के लिए तैयार किया जाता है। उड़ान एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है जो कश्मीर के यूथ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इससे वो ना कि कुछ नई चीज़ें सीख सकते हैं जिससे उनको एम्प्लॉयबिलिटी मिले, बट जो गवर्नमेंट प्रमोट करना चाह रही है कि वो आके कश्मीर से बाहर आके रहें, यहाँ पर सीखें और फिर उसके बाद यहीं पर जॉब्स करें। तब की जो हमारी ट्रेनिंग फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर में हम ट्रेनिंग करते हैं इन वीवो हेल्थ केयर, तो ये जो 6 महीने की ट्रेनिंग्स होती हैं तो इसमें हम इन्हें टेक्निकल स्किल्स सिखाते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल स्कीम। जो भी वैली से जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ कम है उनके पास कुछ करने को नहीं है, प्लस वहाँ तो 4 महीने स्नो होती है तो वैसे भी आप कुछ नहीं कर सकते, तो यहाँ उनके पास अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो 12 महीने उनकी इनकम रहे और वो कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव तरीके से पूरे देश के साथ वो इंटीग्रेट हो सके। जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए उड़ान स्कीम किसी ख्वाब की ताबीर से कम नहीं है और वो इसका भरपूर फायदा उठाकर अपना मुस्तकबिल रोशन कर रहे हैं।